नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर 19 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं CAG, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रधानमंत्री और उससे पहले में उपराष्ट्रपति और उससे पहले में राष्ट्रपति, फिर संविधान सभा और प्रस्तावना सब पर, मौलिक अधिकारों पर, नीति निर्देशक तत्वों पर लगातार बात करते हुए आए हैं। ठीक है, और इस सिलसिले में ये हमारा 19th लेक्चर है, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। कैग, है ना। आप सभी देखिए, इतना आप समझ लीजिए, कैग को पढ़ने से पहले हमारे लोकतंत्र के ना 4 स्तंभ हैं, है ना, 4 आधार स्तंभ हैं। एक तो है न्यायपालिका, इसे भी हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इंसान को राज्य सरकार चीट कर दे, एक बार केंद्र सरकार चीट कर दे, है ना, कोई नियम उसके विरुद्ध हो जाए, तो ये सब उसकी मदद कभी नहीं कर पाएंगे। तो वो एक ही चीज़ की तरफ देख सकता है जो उसे लगता है कि भाई न्यायालय ऐसी जगह है जहाँ मुझे न्याय मिल सकता है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा पावरफुल इंसान क्यों ना हो, न्यायालय उसे बराबर सज़ा देगा अगर उसने मेरे साथ गलत किया है तो, है ना। तो न्यायपालिका एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए, और ये लोकतंत्र अगर जिस देश में है तो वहाँ तो न्यायपालिका को स्वतंत्र होना ही चाहिए, वो किसी के अंडर में काम करनी नहीं चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है लोकतंत्र में चुनाव आयोग। दोस्तों, चुनाव आयोग तो आपको पता ही है, चुनाव करवाता है ना। जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आप ये सारे देख ही रहे हो, उपराष्ट्रपति। अगर इन पदों पर कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो अपने हित के लिए काम करेगा, है ना, खुद के स्वयं के लिए देखेगा, तो आप समझ रहे हैं ना, लोकतंत्र कहीं से नहीं रहेगा। जो जनता की सेवा करना चाहे अगर वो चुन करके आए, तो इसके लिए भी क्या ज़रूरी है कि चुनाव आयोग भी बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, वो भी बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के अंडर में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ तो आप जानते हैं। इसी तरह से कैग भी एक होता है। कैग आखिर करता क्या है दोस्तों? देखिए, भारत सरकार को क्या है कि 1 साल के लिए जो पैसा उसको मिलता है ना, मालूम है ना, आप जो भी टैक्स वगैरह, जो भी रेवेन्यू वगैरह, अपन जो भी सामान खरीदते हैं उसमें सब कुछ टैक्स वगैरह अपने को देना पड़ता है। तो वो अपना पैसा है, क्योंकि अपन ने सामान वगैरह खरीदा है तो अपने को उसको पैसा देना पड़ रहा है, ऊपर से टैक्स देना पड़ रहा है। ये टैक्स के पैसे सारे चले जाते हैं संचित निधि में, और संचित निधि से ही सरकार जो है पैसे निकालती है और व्यय करती है। ये समझ लीजिए कि सरकार एक ट्रस्टी की तरह है, और ये वो पैसे खर्च करती है जो हमारे पैसे हैं, है ना। हमारे पैसे हमारे ऊपर ही उसे खर्च करने का हमने अधिकार दिया हुआ है। क्लियर है ना? यही तो होता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, है ना। तो इस तरह से काम करता है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो पैसे की मैंने बात कही, तो क्या है कि सरकार के पास जो संचित निधि में से जो पैसा उन्हें खर्च करना है, भाई ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार कहीं पर भी कुछ भी खर्च कर देगी। सरकार सिर्फ उन्हीं पे खर्च कर सकती है जिनके लिए उसने वायदा किया है, जिनके लिए उन्होंने नियम कायदे कानून बनाए हैं। अब बात है कि भाई सरकार ने तो बोल दिया कि हम इसके लिए खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा तो कोई होना चाहिए ना जो पैसों का लेखा जोखा रखे, भाई कहाँ खर्च कर रहे हो, किस वजह से खर्च कर रहे हो, जहाँ के लिए बोला गया है वहीं खर्च कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये दिखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसीलिए हमने एक कैग बनाई। और अब आपको ये भी लगता होगा कि कैग भी तो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना। लेकिन दोस्तों, होता नहीं है, क्योंकि कैग भी जो है राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त होते हैं। और आप जब जब भी मैं राष्ट्रपति का नाम लूँ और इनके द्वारा किसी को नियुक्त करने की बात कहूँ, तो आप समझ जाइए कि अपने मन से तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद दी गई है आर्टिकल 74 के तहत, आप सभी को पता है, और उसके हेड होते हैं PM, है ना। और राष्ट्रपति को उनकी सलाह पर कार्य करना होता है, ये बात आपको पता है। तो मंत्रिपरिषद ने कहा भैया कि इस व्यक्ति को कैग बना दो, है ना। कैग वो जो पैसों का लेखा जोखा रखेगा, आपको मालूम ही है, ठीक है। इसीलिए तो कैग का फुल फॉर्म ही होता है भैया, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक। और ये पूरे भारत में एक ही होता है दोस्तों। ये नहीं होता है कि कैग बन गया केंद्र के लिए, तब आप सोचेंगे कोई एक SCAG भी होता होगा, स्टेट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। इंग्लिश में CAG को कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। तो स्टेट वगैरह के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही होता है, यही केंद्र के लिए होता है और यही राज्यों के लिए होता है। क्लियर है दोस्तों? इसी में मैं बात करूंगा आपसे CGA की भी। देखिए, ये CAG है और एक और पोस्ट है बनाई गई CGA, दोनों के ऊपर आज डिफरेंस भी देखेंगे। UPSC या PSC में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आम है, जहाँ पे देखने को मिल जाता है कि अंतर बताइए CAG में क्या है और CGA में क्या है। तो बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, है ना। लेक्चर में देखते चलाएंगे ये सब बातें भी अपन। तो अभी मैं स्तंभ की बात कर रहा था, तो आप देख रहे हैं 4 स्तंभ है और एक UPSC है। तो आपको मालूम है IAS, IPS, IFS, है ना। आपको जो भी बनना हो, ये पेपर तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी बनेंगे। तो ये निष्पक्ष होता है, आपको मालूम है 3 फेज में होता है ना। इतने खतरनाक तरीके से पेपर होता है, तब जाकर कोई एक ऑफिसर बनता है ना। फिर उन्हीं ऑफिसर में से एक को कैग बनाया जाता है, एक को चुनाव आयोग में भेजा जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, है ना। इसीलिए ये संस्था भी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी बिल्कुल क्या कहना चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा की ये 4 आधार हैं। क्लियर है? तो आज हम इन आधारों पर बात करेंगे, CAG पर हम इन सब पर बात करेंगे दोस्तों, सब पर बात करेंगे। आज अपना टॉपिक है CAG, ठीक है। हिंदी मैंने आपको बता दिया, इसे कहते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, और इंग्लिश में कहा जाता है
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नाम ही है ऑडिटर। ठीक है, आज देखेंगे कि अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में अंतर क्या होता है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे कि ऑडिटर का काम क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये तो बहुत बेसिक जानकारी कि आपको पता ही कि कैग का उल्लेख जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 148 में है, और सिर्फ यही नहीं है, 148 से लेकर के 151 तक ये सारे आर्टिकल सिर्फ कैग से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना। हाँ, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत का एक कैग होगा, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा, तो ये किस आर्टिकल में लिखा है, 148 में लिखा है। अब दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं शुरू कर रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे मिथ होंगे, उन मिथों को मेरा हटाने का काम है, और आपके पास क्लियर जानकारी मिलनी चाहिए, तभी आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सही होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल आता है, सर हम राष्ट्रपति पढ़ते हैं, हम उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, हमने देखा कि राष्ट्रपति के लिए एक अलग से आर्टिकल बनाया गया और उसमें उसकी योग्यता लिखी गई कि भैया मिनिमम एज 35 होगी, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता के लिए एक अलग से आर्टिकल देखा, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि भैया 35 साल की मिनिमम एज हो, राज्यसभा का सदस्य बनने के क्या कहना चाहिए, लायक हो। लायक कहने का मतलब ये हुआ कि सदस्यता ले सकता हो लेकिन सदस्य ना हो, है ना। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। 35 तो दोनों में ही उम्र है, भारत का नागरिक दोनों में ही, और दोनों को ही लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हमने फिर पीएम पढ़ा और हमने देखा कि भैया पीएम के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएम एक मंत्री है, और एक मंत्री की तरह जो उसके मंत्री की तरह ही वो एक शपथ लेता है, मंत्री की तरह ही उसको भी भैया, है ना, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को, भले वो सदस्य ना हो लोकसभा राज्यसभा का, किसी को भी बनाया सकता है। हाँ, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसे किसी भी 2 सदन में से किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा का बन जाए चाहे वो राज्यसभा का बन जाए, है ना, लेकिन 6 माह में बनना चाहिए। इसका मतलब समझते हो आप, किसी को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। बहुमत दल में कोई आ जाए, कोई दल बहुमत में हो और वो सोचे कि भैया हम में से कोई भी बनने के लायक नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई बहुत दूर बैठा व्यक्ति जो है वो पीएम बन जाए, है ना। ऐसा जैसे मान लो मुझे ही सोचा जाए, मैं एक बात बोल रहा हूँ आपसे, सिर्फ मान लो कि मुझे ही सोचा जाए कि चलो अब मनोज शुक्ला को बना देते हैं पीएम, है ना, तो मैं बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, और मान लो मैं कब तक बना रह सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक पीएम बन के रह सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि 6 माह ही मेरे पास है, या तो मुझे लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या तो राज्यसभा का, और अगर मैं किसी का बन नहीं पाया तो बस 6 महीने के बाद मैं पीएम नहीं रहूँगा। समझ पाए? कोई भी आम व्यक्ति दोस्तों, बिल्कुल रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कुछ भी रह सकता है, बिल्कुल सिर्फ 6 माह तक, 6 माह के अंदर अंदर उसे ये लेना पड़ेगा। तो अपन ने देखा कि पीएम के लिए अलग से कोई शपथ नहीं थी, पीएम के लिए अलग से कोई योग्यता नहीं थी, उसकी सारी योग्यता, उसकी सारी शपथ, सिर्फ ये कहा गया था कि पीएम एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं और मंत्री के रूप में ही उनकी योग्यता होती है। ठीक है, ये बात अपन ने देखी। आज हम बात कर रहे हैं कैग की, है ना, कैग की। अब बात है, कैग की योग्यता तो दी होगी कि नहीं दी हुई, भाई इसके लिए तो आर्टिकल लिखा हुआ है। तो दोस्तों याद रखिए, संविधान में बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरह ही, प्रधानमंत्री पद की कोई योग्यता नहीं थी, उस तरह से कैग की भी कोई योग्यता नहीं दी गई है, कोई भी। तो फिर सर कौन बनता है कैग, इसका उल्लेख कहाँ है? तो दोस्तों ये जो आप आर्टिकल 148 पढ़ रहे हो, ये संसद को, है ना, हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 को मिलाकर के संसद बनती है, आपको पता ही है। तो संसद को ये ताकत देती है कि वो उसकी योग्यता तय करे, है ना। अब संसद को, अब मालूम है ना, जब भी कोई पावर संसद को दी जाएगी कि भैया संसद आप तय करिए, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि ठीक है भैया कैग की ये योग्यता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब संसद की बात करूं तो समझ जाओ कि संसद को फिर कानून बनाना पड़ेगा। तो कैग के लिए उन्होंने एक अधिनियम बनाया हुआ है, एक एक्ट बनाया हुआ है ना, और ये एक्ट उन्होंने बनाया 1971 में, और इसी एक्ट के तहत कैग बनते हैं अपने। ये ध्यान रखिए, आर्टिकल 148 ज़रूर कैग को बताता है कि कैग होगा, लेकिन वो उसकी योग्यता, है ना, उसकी ये सारी चीज़ें कुछ नहीं बताता। उसकी योग्यता के लिए संसद को पावर दी गई है, वो कब रिटायरमेंट होगा, कितने साल तक रहेगा, उसका कार्यकाल क्या है, ये पावर भी संसद के पास है। और क्योंकि संसद के पास है, जो संसद काम करती है कानून बना करके, संसद ने कानून बनाया, है ना, और उस कानून का नाम मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये रहा भैया, कैग, पावर, ड्यूटीज एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1971। समझ में आई बात भैया? इसके तहत जो है कैग बनते हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि मैं आपसे जब भी बात करूँ ना कि कहाँ, मतलब कैग के लिए क्या योग्यता कहाँ है, तो आपको बोलना सर ये कानून में है। ठीक है, आर्टिकल में नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं वो बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबों में इन बातों को बताया नहीं गया है
है ना। इवन एनसीईआरटी में भी इसे डिस्क्लोज नहीं किया गया, बहुत छुपा छुपा के रखा गया है। और इसीलिए जब क्वेश्चन आता है ना तो आप थोड़े से उसमें रहे, असमंजस की स्थिति में जाता है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, मैं बोल दूँ आर्टिकल 148, मतलब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि कैग से संबंधित योग्यताएं किस में दी हैं। अब आपके पास ऑप्शन है ABCD, आपको ए में ही मिल जाएगा आर्टिकल 148, और मालूम चला सी में लिखा हुआ था ये पूरा एक्ट। अब क्या करोगे आप, ठीक है। अब आपको कैग तो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये चीज़ आपको लगेगी अरे यार ये तो कैग से जुड़ा हुआ कोई कानून होगा, तो आप बिल्कुल कभी सोच ही नहीं सकते कि ये आंसर हो सकता है। बात समझ में आई दोस्तों। 148 लगाइए, लेकिन तब जब ये चीज़ ना गिवन हो। लेकिन अगर ये गिवन है तो भले फिर 148 गिवन हो, योग्यता के लिए आपको उसको एक्ट को ही टिक लगाना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही मेरा काम है, ये जो मैं वीडियोस ला रहा हूँ दोस्तों, उनमें मैंने यही सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए मुझे पता है कि आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है कि कैग किस में है किस में नहीं है ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपके पास क्लैरिटी कितनी है, तो उस क्लैरिटी के लिए अपन ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए होप सो है ना कि आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें जो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मैं वापस आते हैं इसमें कि इनकी जो योग्यताएं हैं वो दी हुई हैं इस एक्ट में, ठीक है। इस एक्ट को याद रखिएगा, पावर ड्यूटीज ये संसद के द्वारा बनाई गई हैं, है ना। और इसी में लिखा गया भैया तो कौन बनेगा क्या कहते हैं कैग, ये बनेगा कोई भी एक IAS ऑफिसर, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हें UPSC तो निकालना ही पड़ेगा अगर तुम्हें कैग बनना है तो। क्यों? क्योंकि संसद द्वारा बनाया गया ये नियम कैग पावर ये कहता है कि भैया IAS इंसान को, एक IAS ऑफिसर को हम बना सकते हैं कैग, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब बारी आती है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने भी आपको बताया आर्टिकल 140, हाँ आर्टिकल 148 में ही लिखा है ये बात। आर्टिकल 148 में लिखा है कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेंगे, है ना, राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे, ये भी याद रखिए, ये भी इसी में लिखा हुआ है। आर्टिकल 148 क्या कहता है, राष्ट्रपति नियुक्त भी करते हैं, राष्ट्रपति शपथ भी दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना तो एक वारंट जारी करते हैं। अब वारंट मतलब ये मत सोचो कि वारंट एक सिर्फ अधिकार के लिए होता है, वो किसी गिरफ्तार करने के लिए होता है। कुछ पोस्ट ऐसी रखी गई हैं जिसके लिए जब भी नियुक्ति करनी होती है तो उससे पहले राष्ट्रपति को एक वारंट, है ना, जिसे अधिपत्र कह लो, अरे नियुक्ति पत्र कह लो, कि भैया हम अपॉइंटमेंट लेटर कह लो आप, कि हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं, समझ गए ना। तो ऐसे कुछ ही होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया भैया जितने भी राज्यपाल हैं, है ना, जब भी राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी तो उससे पहले राष्ट्रपति एक वारंट जारी करेंगे, और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जब नियुक्ति करेंगे तो उससे पहले भी उन्हें एक वारंट, एक अधिपत्र, एक अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र, समझ पा रहे हो ना, ये की बातें होती है, ये जारी करना पड़ेगा दोस्तों। क्लियर हो रही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, ये एक चीज़ ध्यान रखिए। और मैं आपको बताता हूँ एक पॉइंट कि जैसे, और एक अपने कैग है ही है ना, कैग है ही है, तो 3 लोग को आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के लिए वारंट जारी होता है, स्टेट गवर्नर्स के लिए वारंट जारी करते हैं नियुक्ति से पहले, है ना, नियुक्ति पत्र, मतलब इनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाता है, ऐसा समझ लो आप, और एक कैग को। तो बस इतना याद रखिए, कभी पूछा जाए कि वारंट किस किस के लिए जारी होता है तो वो 3 लोगों के जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस, है ना। अब इसको अलग अलग ऑप्शन कर सकते हैं, वो पहला ऑप्शन कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दूसरा कर लेंगे हाई कोर्ट के जजेस, तीसरा कर लेंगे भैया स्टेट गवर्नर्स यानी राज्यपाल, और चौथा कर लेंगे कैग, और पांचवा कर लेंगे भैया इनमें से कोई नहीं, और छठवा कर देंगे वो ABCD चारों। तो याद है ना आपको, छठवा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ABCD चारों ही वो करते हैं, समझ गए। ऐसे ऐसे ऑप्शन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे आंसर बन जाएंगे, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, आप समझ गए ना कि इनकी जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, और किसकी सलाह पर करेंगे, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे, क्योंकि भैया आर्टिकल 74 ये साफ कह चुका है, सलाह उनको माननी पड़ेगी। बात समझ पाती दोस्तों, ठीक है। चलो अब आ रही है बारी शपथ की, है ना। देखो शपथ आपको पता ही राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन संविधान में लिखा हुआ कहाँ है, देखिए जो अनुसूची 3 है ना, अनुसूची 3 में आपको मालूम होना चाहिए कि 3 लोगों के शपथ का इसमें वर्णन नहीं है। कौन कौन है वो, एक राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है, उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है, और राज्यपाल के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। इन तीनों का जो शपथ है इनके अपने अपने स्वतंत्र आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पर इनका नहीं है। लेकिन कैग का है, कैग का अनुसूची 3 में ही गिवन है। देखिए आप जब पढ़ेंगे ना संविधान की अनुसूची 3 तो वो शपथ के बारे में बताती है। अगर आपने किसी ने पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो मुझसे सुन लो, है ना, यहीं पर मान लो इस बात को कि अनुसूची 3 जो है वो शपथ से जुड़ी हुई है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसका किसका नहीं आता है, बस आपको वो 3 याद रखने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, खत्म बात, बाकी सबका इसमें आ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो ये भी आप समझ गए अनुसूची 3 के बारे में। अब आती है बारी दोस्तों कैग का कार्यकाल।
है ना। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, क्या कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 148 में या किसी में कुछ लिखा होगा? नहीं, आर्टिकल 148 में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो कहाँ लिखा होगा? किसके पास ये पावर है कार्यकाल डिसाइड करने की? संसद, यही योग्यता। अब जैसे संसद के पास गई तो इन्होंने तो नियम बना के रखा 1971 का, याद है ना, यही वाला 1971 का, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, है ना, वही वाला जो अभी आप देख रहे थे ना, पावर्स, ड्यूटीज एंड कंडीशंस, ये सब एक्ट करके, तो उसी में लिखा हुआ है कि वो कितना कार्यकाल है। तो भैया कार्यकाल को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी बंदा जो कैग बनेगा, है ना, कोई भी IAS ऑफिसर, वो 6 वर्ष के लिए बन सकता है ना, मतलब 6 वर्ष उसका कार्यकाल रहेगा। और उसमें ये भी लिखा गया है कि हाँ, लेकिन रिटायरमेंट तो उसे 65 की एज में लेना ही होगा। अब फिर आगे लिख दिया गया इनमें से जो पहले हो जाए वो। अब इसका क्या मतलब होता है ना, कि 6 वर्ष निर्धारित है और 65 वर्ष की आयु है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लो कि कोई 54 साल का व्यक्ति जो है वो बनता है कैग, ठीक है, तो 6 साल तक रहेगा, तो 60 साल में रिटायर हो गया, ठीक, इसने पूरे 6 साल कवर कर लिए। लेकिन मान लो कोई 62 साल में बन जाए तो, है ना, अब 62 साल में बनेगा, उसकी उम्र 62 साल है, 3 साल के बाद वो 65 हो जाएगा, है ना, 65 साल का हो जाएगा, तो आपको लगता है कि वो आगे जा पाएगा? नहीं, क्योंकि सीमा बना के रखी 65 में रिटायर तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई ना। अगर 54 साल का है तो 6 साल बिल्कुल भैया लो ऐश कर रहे हैं, बढ़िया कैग बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 62 साल है उम्र, तो भैया सिर्फ 3 साल तक ही रह पाएंगे, क्योंकि ये साफ साफ कहा है कि या तो 6 साल का कार्यकाल या तो 65 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट, अब जो भी पहले हो जाए। तो देख रहे हो ना, जब 62 से शुरू करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 65, तो बस रिटायर, खत्म कहानी, समझ पाए, है ना, ऐसे काम चलता है दोस्तों, ठीक है, बढ़िया। तो ये भी यहाँ लिखा है, तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि देखिए लिखी क्या चीज़ कहाँ है ना, कई सारी किताबों में। अब आप समझ गए मैं जो कह रहा था, 148 आर्टिकल ऐसे लिख देते हैं और उसी में लिखा हुआ है कि इनकी योग्यता ये रहेगी, और उसी में लिख दिया सीधे सीधे 65 और, है ना, ये रहा, जबकि उनकी योग्यता और उनका कार्यकाल दोनों ही आर्टिकल में नहीं दिए हुए हैं। आर्टिकल में सिर्फ इतना कहा गया ये करने की पावर संसद के पास है, और संसद अपनी काम को करती है कानून बना करके, और संसद ने कानून बनाया 1971 में, और उसमें जाकर के लिख दिया योग्यता और शपथ। क्लियर है दोस्तों, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आपको ये बातें समझ में आ रही हो। अगर कुछ भी रह जाए दोस्तों, कहीं समझने में दिक्कत आए, आप प्लीज़ कमेंट करिए, है ना, मुझसे पूछिए, मैं बिल्कुल आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब बारी आती है, सर शपथ हो गई, ठीक है सर, नियुक्ति हो गई, है ना। शपथ आपने देखा अनुसूची 3 में गिवन है। नियुक्ति के लिए जो है वारंट जारी होता है, 3 लोगों के लिए वारंट जारी होता है, उनमें से एक कैग भी होते हैं, ठीक है, ये भी आपने देख लिया। शपथ नियुक्ति के बाद अब क्या बचा भैया, है ना, कार्यकाल भी अपन ने देख लिया, कार्यकाल भी उनके एक्ट में लिखा हुआ है, योग्यताएं भी उनकी एक्ट में लिखी हुई हैं। हाँ, शपथ जो है वो अनुसूची 3 में लिखी हुई है, लेकिन एक कैग होगा, ये आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है ना। और आर्टिकल 148 ये कहता है कि भैया जो उनकी योग्यता है और उनका जो कार्यकाल है, इसके बारे में संसद बताएगा, और संसद कानून बनाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रही पिक्चर, बढ़िया। अब आती बारी सर हटाना कैसे है, अब इसे हटाया कैसे जाए। तो याद रखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं ना, राष्ट्रपति जैसे नियुक्त करने के बारे में बताता हूँ आपको, अटॉर्नी जनरल को भी नियुक्त करते हैं, ये महान्यायवादी अगला लेक्चर रहेगा हमारा, है ना। वो कैग को भी नियुक्त करते हैं, जो कि आप अभी पढ़ ही रहे हैं, और वो राज्यपाल को भी नियुक्त करते हैं, यानी कि गवर्नर को भी, ठीक है। ये सबको वो जो है नियुक्त करते हैं। लेकिन इनमें से अटॉर्नी जनरल और गवर्नर के बारे में जरा ध्यान देखिए। अटॉर्नी जनरल को वो नियुक्त भी करेंगे, शपथ भी दिलाएंगे, और अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। अब प्रसाद पर्यंत काम करने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति की इच्छा तक, जब इनका कोई कार्यकाल नहीं है ना, इनका कोई डिसाइड नहीं है, याद रखिए अटॉर्नी जनरल का, इनके लिए सिर्फ ऐसा है कि राष्ट्रपति का जब तक मन है, हाँ भैया बढ़िया काम कर रहे हो ठीक, और नहीं है तो वो तुरंत उन्हें हटा देंगे, ठीक है। तो नियुक्त भी किया, शपथ भी दिलाई, और हटाने का भी प्रसाद पर्यंत। गवर्नर के केस में देखिए, इनको भी नियुक्त करेंगे लेकिन वारंट के साथ, आपको मालूम है ना। कैग को भी नियुक्त करेंगे लेकिन वारंट जारी होगा, अटॉर्नी जनरल वारंट जारी नहीं होता। नियुक्ति वो तीनों को ही कर रहे हैं, बस इन दोनों को जब नियुक्त करेंगे, कैग और राज्यपाल को, तो उससे पहले उन्हें एक वारंट जारी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपने देखा कैग को शपथ तो दिलाई, लेकिन गवर्नर की शपथ नहीं होती है। बात समझ में आ रही दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। देखिए बहुत प्यारा अंतर है। नियुक्त तीनों को किया, अटॉर्नी जनरल को शपथ दिलाई, कैग को भी शपथ दिलाई, लेकिन गवर्नर को शपथ दिलाई नहीं जाती है। बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, अटॉर्नी जनरल प्रसाद पर्यंत तक काम कर रहे थे, है ना। और कौन प्रसाद पर्यंत तक काम करता है? कैग प्रसाद पर्यंत तक काम नहीं करता है। कैग को अगर हटाना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाया जाता है ना, जिस प्रक्रिया से, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से एक कैग को भी हटाना पड़ता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि कैग बिल्कुल समतुल्य है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर, यानी कि न्यायाधीशों के बराबर होता है कैग एक,
ये बात क्लियर होगी दोस्तों, है ना। अगर आपको हटाना है तो बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो हम सुप्रीम कोर्ट को जजेस को हटाने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये कि इनको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, बस। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। गवर्नर को भैया, गवर्नर भी बिल्कुल अटॉर्नी जनरल की तरह प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, है ना। यानी जब तक राष्ट्रपति की इच्छा। अब राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब समझते हो, राष्ट्रपति किसके परामर्श पर काम करेंगे? प्रधानमंत्री के। यानी इनडायरेक्टली कह लो कि भैया अटॉर्नी जनरल भी अटॉर्नी जनरल तब तक बना रहेगा जब प्रधानमंत्री का है। जैसे प्रधानमंत्री का नहीं यार ये अच्छा नहीं, तो प्रधानमंत्री जो है सलाह दे देंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति से हटा देंगे। इस तरह से राज्यपाल के भी मामले में है, राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही होती है। तो जैसे ही वो बोलेंगे भैया इनको बना दो, तो बना दिया राष्ट्रपति जी ने, और जब ये सलाह बोलेंगे नहीं यार ये ठीक नहीं है, सलाह दे दी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति हटा देंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, कौन प्रसाद पर्यंत है, कौन नहीं है, कौन शपथ खाता है, कौन नहीं खाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बातें। किसके लिए वारंट जारी होता है, पहले अधिपत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर आता है। ये बात क्लियर हो रही दोस्तों, बढ़िया। तो यही मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर हटाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आखिर हटाते कैसे हैं? तो इसका वर्णन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो वर्णन है वो आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 4 में, है ना, 124 का 4 में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ भी है देखिए। अब देखिए, जब इस तरह से दिया तो मतलब संसद के द्वारा हटाना है ना। सुप्रीम कोर्ट किसी जज को संसद के द्वारा हटाना है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा संसद के द्वारा, वैसे ही किसको हटाया जाता है? कैग को। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया समझ लेंगे तो वही सेम प्रक्रिया कैग के लिए भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है वो बता देता हूँ। देखिए, तो संसद, है ना, संसद से हटाना है हमने, ये तो आपको मालूम है। कैसे हटे? संसद में आता है लोकसभा भी और राज्यसभा भी आता है। ठीक है, तो अब प्रस्ताव लाया जाएगा हटाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जब किसी जज को हटाना हो तो प्रस्ताव कहाँ लेकर के जाएं? कई बार तो क्वेश्चन ये भी आता है। तो याद रखिए दोस्तों, आप लोकसभा में भी प्रस्ताव को पेश कर सकते हैं और आप राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप उसे लोकसभा में लेकर के आएंगे तो यहाँ कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए, और अगर यहाँ राज्यसभा में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? लोकसभा में अगर गया है तो 100 सदस्य तो होने ही चाहिए, और राज्यसभा में अगर गया है तो 50 सदस्य होने चाहिए। इतनी बात है। ठीक है, चलिए, बढ़िया है ना। तो ये हटाने का तरीका है, तो सेम यही तरीका कैग के लिए भी रहेगा। हटाएंगे क्यों? क्या चीज़ बोल करके कैग को हटा सकते हैं? कैग को दो चीज़ें बोल करके हटा सकते हो भैया। मिसबिहेवियर, है ना, रूड कहना चाहिए कि अपशब्द कुछ बोल दें, वो मिसबिहेव कर दें, है ना, तब उनको हटाने की प्रक्रिया आ सकती है संसद के किसी भी सदन में, है ना। और दूसरी तरीका हो सकता है अक्षमता। अक्षमता मतलब मान लो कैग शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उसे अक्षमता कहते हैं, है ना, इनएबिलिटी है, तो भी फिर उनके लिए प्रस्ताव, उनके खिलाफ प्रस्ताव जो है वो आ सकता है। अगली चीज़ आती है दोस्तों वेतन। सर वेतन क्या है? वेतन का मामला क्या है? तो देखिए, वेतन जो है संसद के द्वारा ही होगी, है ना। तो योग्यता भी उन्हीं के द्वारा थी, आपने देख ही लिया था, है ना। और संसद ही उनकी जो है क्या कहना चाहिए, वेतन भी डिसाइड करेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जब संसद वेतन द्वारा हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो वेतन है वो संचित निधि से निकलेगी। मतलब ये बंदा अगर रिटायर हो जाएगा तो इसका जो लाइफ टाइम जो पैसा आएगा, है ना, पेंशन के रूप में, वो संचित निधि से निकलेगा। और संचित निधि कौन सी निधि होती है दोस्तों? ये होती है हमारी निधि जिसमें जनता का जो है रेवेन्यू का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो जो यहाँ पे इकट्ठा होता है। और इसी संचित निधि में जो पैसा इकट्ठा होता है साल भर में, तो फिर मालूम है ना आपको, बजट लाया जाता है। तो बजट जो लाते हैं सरकार, वो संचित निधि से निकालने के लिए पैसा लाते हैं। ऐसे तो निधि बहुत सारी होती है हमारी, है ना। आकस्मिक निधि आपने बहुत सारी सुनी भी है, मैंने बताई भी होंगी, है ना। नहीं बताइए तो अपन निधियों पे भी बात करेंगे इस तरह से। चलिए ठीक है दोस्तों। हाँ, तो वेतन की बात कही। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि जब तक कैग अपने पद पर रहते हैं ना, तो उनके वेतन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। मतलब ये नहीं करना, भाई देखो ये कैग है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। कैग वो बंदा है जो पूरे भारत के पैसे का लेखा जोखा रख रहा है कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है, जहाँ के लिए दिया गया वहीं कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ पा रहे हैं? यानी कि पब्लिक के पैसों का रखवाला कह लो आप, ये कैग को, है ना, देख रेख कर रहे हैं ये हमारे। तो बनी बात है, जो बंदा पैसों का देख रेख कर रहा है उसके पास पैसे की कोई कमी होनी नहीं चाहिए, वरना हो सकता है डीमोटिवेट हो जाए, डीमोरलाइज हो जाए कि भैया मैं खुद इतना सारा पैसा देख रहा हूँ और मेरे पास ही पैसा नहीं है। इसीलिए जब तक वो पद पे रहते हैं उनके वेतन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। मतलब कहने का ये हो गया कि उनकी वेतन को अलाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट, मतलब ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनको प्रॉफिट कम हो जाए, है ना। उनको प्रॉफिट होते ही रहना चाहिए, ध्यान रखना होता है। ये बात ध्यान रखिए, समझ गया ना, क्योंकि वो पैसों का ही देख रहे हैं, है ना। अब अगर उनके पैसे कम करोगे, उनको प्रॉफिट नहीं होगा, तो फिर आप समझ रहे हो ना, भारत का पैसा
लेखा जोखा देख रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, है ना, गड़बड़ी कर सकते हैं फिर ऐसे में। क्या है दोस्तों, पर ऐसा कभी होता नहीं है, इसीलिए ये मैंने आपको बताया कि उनके साथ, उनकी वेतन के साथ कोई भी नॉन प्रॉफिट परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, नॉन प्रॉफिट चेंजेस नहीं होंगे, है ना, इस तरह से याद रखिए, है ना। और हाँ, एक चीज़ इनके बारे में याद रखिए, जब ये रिटायर हो जाएंगे ना, तो ये किसी के लाभ के पद पर नहीं रह सकते। अब आपको मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इतना पढ़ा दिया और वहाँ पे मैंने लाभ के पद को तो शायद अच्छे से समझा दिया होगा, है ना, कितनी बारी बोला होगा कि संविधान में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि कौन कौन से लाभ के पद होते हैं, लेकिन ये बता दिया गया है कि लाभ के पद कौन से नहीं होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा पद आप ले लो कि वो लाभ का पद नहीं कहलाएगा, जैसे राष्ट्रपति बन जाओ तो वो लाभ का पद नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कहना चाहिए, मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र मंत्री बन जाओ तो वो लाभ का पद नहीं होता, उपराष्ट्रपति लाभ का पद नहीं होता है, समझ पा रहे, राज्यपाल लाभ का पद नहीं होता है। तो ये सब जब आप बनते हैं ना, तो ये सब लाभ के पद नहीं होते हैं, तो इनके बारे में वर्णन है, ठीक है। कौन से होते हैं इनके बारे में वर्णन नहीं है। तो ये कहा गया कि जब भी कैग रिटायर हो जाएंगे अपने 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए उसको लेकर के, उसके बाद वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बार मैंने देखा था कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, पूछने का तरीका ही बड़ा प्यारा था, आप सुन लीजिए। जैसे एक हमारे कैग थे TN चतुर्वेदी, है ना, TN चतुर्वेदी जो थे, ये रिटायर होने के बाद राज्यपाल बन गए। तो कईयों ने मेरे से कईयों ने जो है पूछ लेते हैं बच्चे भी कि सर ये कैसे हो गया, राज्यपाल बन गए ये तो भाई इसीलिए तो मैंने कहा आपको कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। पिछला वीडियो आपको पता होना चाहिए क्या चला है क्या नहीं चला है। राज्यपाल क्यों नहीं बन सकते भैया, मैंने क्या कहा, जब कैग रिटायर होता है तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि राज्यपाल कोई लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई भी लाभ का पद नहीं होता है। इसीलिए TN चतुर्वेदी जी राज्यपाल बन पाए जब वो कैग की पोस्ट से रिटायर हुए। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। अब आप ये ध्यान रखिएगा, चलिए अब आपको क्लियर हो गया होगा शायद। अब बात करते हैं भैया कैग के कार्य की। दोस्तों आर्टिकल 149 पर पहुंच चुके हैं अपन, 148 आपने देख लिया, अनुसूचित 3 टच कर ली, उनसे जुड़ा हुआ 1971 का एक एक्ट तय कर लिया आपने। देखिए कैग के कार्य को अगर आपको समझना है ना, तो 2 शब्द आपको पहले समझने पड़ेंगे। वो 2 शब्द कौन से हैं मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। एक अकाउंटिंग है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ज़्यादातर इन चीज़ों को समझ जाते हैं, लेकिन बाकी जो नहीं समझ पाते उनको थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, है ना। तो थोड़ा समझिएगा ताकि आपको कैग समझ में आए कि भाई अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं कि ऑडिटिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द दोस्तों, है ना। अब हिंदी में देख लीजिए, जिन्हें हिंदी में सुनना होता है, अकाउंटिंग जब कहा जाए इसका मतलब होता है लेखांकन, और जब ऑडिटिंग कहा जाए तो इसका मतलब होता है लेखा परीक्षण। ये बात क्लियर हो रही है। अब क्या अंतर है सर अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में? बहुत अंतर है दोस्तों। यहाँ देखो, जैसे मान लो कि आपके पास से भैया 5,000 रुपये आपको दिए गए, है ना, आपसे कहा गया जाओ इसे पूरे दिन में खर्च कर दो, ठीक है। तो आपने पूरे दिन में इसे खर्च कर दिया भैया, पूरे दिन में इसे खर्च कर दिया, ठीक है, पूरे दिन में खर्च कर दिया, और वापस घर आए और आपने मुझे बता दिया सर मैंने यहाँ खर्च किया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, आपने मुझे ये जो बताया यहाँ खर्च किया, ये हिसाब किताब है। बस यही हिसाब किताब बताने को कहते हैं अकाउंटिंग, है ना। ये हो गया अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपको 5,000 रुपये दिए थे मैंने खर्च करने के लिए, आपने खर्च कर दिए और आपने मुझे लिस्ट दे दी कि सर यहाँ यहाँ ये खर्च किया है, ठीक है। अब देखिए, मान लो, तो कहने का मतलब ये हो कि हिसाब किताब करना सिर्फ अकाउंटिंग है, लेकिन इस हिसाब किताब की अगर मैं जांच करने लगूँ तो, है ना, मैंने भाई हो सकता है कि आपने मुझसे कहा हो कि मैं यहाँ पर ज़्यादा खर्च करूँगा, यहाँ पर इतना खर्च करूँगा, और अब मैं वही चेक करने बैठ गया जो तुमने मुझे लिस्ट दी। क्यों, जरा तुमने बोला था कि यहाँ पर मैं 1,000 करूँगा, तो अब मैं चेक करूँगा कि तुमने यहाँ पर 1,000 किया है कि नहीं किया, और मालूम चला तुमने सिर्फ 200 किए, मतलब तुमने कहीं और जो है 800 रुपये इसके कहीं खर्च कर दी। समझ गए ना। तो ये जो मैं चेक करने लगा इसे कहते हैं ऑडिटिंग। समझ गए दोस्तों, यानी आसान भाषा में समझ लीजिए कि जब आप सिर्फ हिसाब किताब करेंगे तो वो अकाउंटिंग है, लेकिन हिसाब किताब की जांच कर देंगे तो फिर वो ऑडिटिंग है ना, सॉरी, है ना, समझ गए ना। हिसाब किताब कर देंगे तो अकाउंटिंग है, और हिसाब किताब की जांच कर देंगे तो वो ऑडिटिंग है। तो इसे कहते हैं लेखा परीक्षण। ये देखो परीक्षण कर रहा है वो बंदा, जांच रहा है, परख रहा है, भैया जो बोला था वही किया है कि नहीं। अब सरकार के पास भैया 1 साल में जो पैसा है वो उन्हें जो खर्च करना है, सरकार ने वायदा किया कि भाई हम किसान इसमें योजना में हम भाई दुगनी आय में और ये में सब्सिडी में ये सब में खर्चा करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या प्रमाण है दोस्तों कि वहीं खर्चा हो रहा है? हम और आप तो नहीं देख रहे हैं,
बात समझ में आ रही है? आम पब्लिक तो नहीं देख पा रही है, तो किसी को तो इनको देखना होगा, है ना। और सरकार के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सरकार के पास ही अगर सारी चीज़ें हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए एक बंदा बनाया गया जिसे कहते हैं कैग, और ये बंदा सरकार से यही जांच पड़ताल करता रहता है कि भैया आपने जो वायदा किया था यहाँ खर्च करने का, है ना, यहाँ खर्च करने का, और उसके लिए जो आपने बिल पेश किया था, जितना पैसा लगवाया था, क्या उतना पैसा यहीं लगाया है कि नहीं, कि मालूम चला यहाँ कम करके दूसरी स्कीम में ज़्यादा लगा दिया। क्योंकि क्यों लगा देंगे दूसरी स्कीम में? क्योंकि ये स्कीम हो सकता है सरकार को ज़्यादा लाभ दे और अगली बार सरकार बनाने में मदद कर दे। समझ पा रहे हैं आप, है ना। यानी कहीं ना कहीं अपना हित देख लें, तो इन सब चीज़ों की जांच जो कर दे वो है बंदा कैग। आप समझ पा रहे होंगे, है ना। क्यों? ताकि फिजूल खर्ची, ये सब दिखेगा, फिजूल खर्ची तो नहीं कर दी भाई, भ्रष्टाचार तो नहीं कर दिया आपने, है ना। ये इस तरह की चीज़ें देखते रहता है। तो ठीक है दोस्तों, तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों, तो ये सिर्फ हिसाब किताब करना। और ये अब सबसे खतरनाक मामला सुनिए, मैंने ये दो शब्द आपको क्यों समझाया। देखिए दोस्तों, बात यह है कि आपको इसे ऐसे समझना है कि समझ लो एक है यहाँ पर केंद्र सरकार और यहाँ पर हो गई राज्य सरकार, ठीक है। आपको ये तो पता है कि दोनों के लिए कैग तो एक ही है, केंद्र सरकार के लिए भी है और राज्य सरकार के लिए भी है, ठीक है। अभी बहुत ध्यान सुनिएगा, 1950 से लेकर के अभी 1976 तक, ठीक है, ये ध्यान सुनना, 1950 से लेकर के 1976 तक ये जो कैग था, है ना, ये जो कैग है ये दो काम करता था, ऑडिटिंग का भी और अकाउंटिंग का भी। बहुत ध्यान सुनिए दोस्तों, मैंने क्यों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग आपको समझाई थी, मैं रिपीट कर देता हूं, सन को देखिए जरा, 1950 से 1976 तक कैग अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों का काम करता था, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। और डिटेल में कहूँ तो ये ऐसे है कि 1950 से लेकर के 1976 तक अब तक जितने भी कैग बने हैं उन सब ने केंद्र के लिए भी अकाउंट और ऑडिटिंग दोनों का काम किया, और जितने भी राज्य हैं हमारे उन सब अलग अलग राज्यों के लिए भी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम किया। आप देख रहे हो, अकाउंटिंग ऑडिटिंग केंद्र का भी, अकाउंटिंग ऑडिटिंग राज्यों का भी, दोनों का कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों 1976 के बाद एक आवाज़ उठी, लोगों ने ये कहा कि यार जब कैग ही ऑडिटिंग, यानी कि आप समझ रहे हो, कैग ही जब क्या कहना चाहिए, जांच कर रहा है और कैग ही जब लेखा जोखा रख रहा है ना, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना अभी, ये देखो यहाँ पर हिसाब किताब भी कैग रख रहा है, ठीक, और इस हिसाब किताब की जांच भी यही कैग कर रहा है। तो भाई ये कैग कैसे, फिर आप भाई एक ही इंसान को अगर आप दोनों काम दे दोगे तो वो बंदा कैसे अपने में डिफरेंस करेगा भाई? उसके हिसाब से तो हिसाब किताब जो उसने किया उसकी जांच की जरूरत ही नहीं फिर तो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब एक ही बंदे ने, अगर उसी ने ये लिस्ट बनाई है तो वो क्यों इसकी जांच अच्छे से करेगा? उसे तो विश्वास होगा ना कि मैंने जो बनाया वो खत्म हो गई काम पे। इसका मतलब है कि आवाज़ ये उठी कि भैया कैग को ये दोनों काम मत दीजिए, ऐसा करिए कि एक ऐसा होना चाहिए जो हिसाब किताब करे और इस हिसाब किताब को जांचने वाला फिर कैग हो, है ना, ये ऑडिटिंग करे, मतलब अकाउंटिंग का काम इससे छीन लो। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जैसी ये बात उठी तो केंद्र सरकार तो मान गई, लेकिन राज्यों की सरकारों ने इसे मानने से मना कर दिया। राज्यों ने कहा कि भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना खर्चा उठा नहीं पाएंगे कि अलग से हम इसके लिए और अलग से हम इसके लिए वेतन वगैरह ये सब कर पाएँ, ठीक है। तो राज्य इसके लिए नहीं माने, लेकिन केंद्र सरकार मान गई। तो दोस्तों अब आपको 1976 जो मैंने आपको सन बताया था उसके बाद एक चेंज देखने को मिलेगा केंद्र सरकार में, है ना, और राज्य सरकारों में। दोनों के लिए अभी भी एक ही कैग है, लेकिन कैग के काम बदल गए। कैसे काम बदल गए? केंद्र सरकार ने हाँ बोल दिया कि हाँ भैया इसके पास नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग, तो केंद्र सरकार ने इसका अकाउंटिंग छीन लिया 1976 के बाद। अब केंद्र सरकार के लिए जो ये कैग है ये सिर्फ ऑडिटिंग करता है, लेकिन 1976 राज्य सरकार तो नहीं माने थे, इन्होंने तो मना कर दिया था, तो कैग तो इनके लिए भी काम करता है ना। इनने कहा था ना कि हम अलग अलग नहीं करेंगे, तो कैग जो है राज्य सरकारों के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। केंद्र सरकार मान गई थी तो केंद्र सरकार ने कैग से जो है अकाउंटिंग करवाना बंद करवा दिया, अब वो सिर्फ उनसे ऑडिटिंग करवाते हैं, यानी कि जांच करवाते हैं। तो फिर ये अकाउंटिंग किससे करवाते हैं? यहीं पर आता है CGA, ठीक है, समझ रहे हो ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग्स। ये देखो जरा, ये पोस्ट बना दी गई 1976 में, है ना। कैसे बनी हुई होगी दोस्तों? आपको मालूम है ना कैग किस एक्ट के तहत चल रहा था अभी? 1971 का वो एक्ट, ठीक है, उसमें संशोधन किया गया 1976 में, जब ये मांग उठी और कैग से भैया एक चीज़ छीन ली गई, अकाउंटिंग, है ना। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अकाउंटिंग सिर्फ किसने छीनी है? केंद्र सरकार ने छीनी है। यानी कि कैग जब केंद्र सरकार के लिए काम करेंगे तो बस अकाउंटिंग नहीं करेंगे, ऑडिटिंग जरूर करेंगे, लेकिन जब यही कैग जो है राज्य सरकारों के लिए काम करेंगे तो ये उनके लिए अकाउंटिंग भी कर देंगे, यानी कि उनका लेखा जोखा भी बनाएंगे और लेखे जोखे का जांच भी करेंगे, अकाउंटिंग ऑडिटिंग दोनों करेंगे, ठीक है। ये 1976 के बाद हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखिए समझिए इस बात को, है ना। तो अब केंद्र सरकार ने तो अलग कर लिया, तो अकाउंटिंग किससे करवा रहे हैं? CGA, यानी कि कंट्रोलर, वो
देखो कैग के सी में कॉम्प्ट्रोलर आता है, COM आता है, MP कॉम्प्ट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, कॉम्प्ट्रोलर होता है CAG में। लेकिन CGA में कंट्रोलर है, कंट्रोल करने वाला, कंट्रोल है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग्स। ठीक है दोस्तों, ये 1976 में ये पोस्ट बन गई, ये अलग हो गया। ये बात क्लियर हुई है ना, ये आप समझ पाए होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अंतर क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाता है कि सर CAG में और CGA में अंतर क्या है। तो दोस्तों चलिए आपको अंतर ही बता देता हूँ मैं आपको, है ना। अब यहाँ देखिए, ये देखिए CAG और CGA में बहुत बड़ा अंतर है। पहला अंतर देखो, CAG जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, ये भारत सरकार के लिए क्या करती है भैया, ये सिर्फ ऑडिटिंग करती है, याद हो गया ना, है ना। अब सिर्फ भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के लिए ऑडिटिंग करती है, लेकिन यही और राज्य सरकारों के लिए क्या करती है, राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम करती है। लेकिन CGA क्या करता है, CGA केंद्र सरकार के लिए सिर्फ अकाउंटिंग करता है, ये राज्य सरकारों के लिए कोई काम नहीं करता है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य सरकारों के लिए अकाउंटिंग काम फिर से कौन कर रहा है, खुद ही CAG ही कर रहा है। बात समझ में आ रही है। CAG भारत सरकार की ऑडिटिंग भी करता है, ऑडिटिंग करता है, अकाउंटिंग नहीं। अकाउंटिंग के लिए बस नया बन गया CGA, इसीलिए अकाउंटिंग बना। लेकिन CGA राज्यों की अकाउंटिंग नहीं करता, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग ऑलरेडी CAG कर रहा है। राज्य सरकारों ने अलग नहीं किया है कंट्रोलर से अकाउंटिंग को, वो अभी वही कर रहे हैं। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात दोस्तों कि ये जो CAG है ये एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक अंग है, यानी कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन CGA के बारे में नहीं दिया हुआ है। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, है ना। ये कोई संवैधानिक अंग नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन CGA एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। CAG एक स्वतंत्र है ना, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं है। लेकिन CGA भैया स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि CGA ये जो पोस्ट आप देखते हो ये बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आने वाले एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि व्यय विभाग, है ना। इनका आय विभाग होता है, व्यय विभाग होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त विभाग के अंदर बहुत सारे ऐसे खर्चे वर्चे के लिए होते हैं, खर्चे कितना आया, कितना गया, कितना, तो उसमें जो एक्सपेंडिचर विभाग है ना, उसके अंडर में आता है भैया ये CGA, है ना, उसके अंडर में काम करता है। तो आप देख रहे हो कि CGA एक किसी के अंडर में काम कर रहा है, लेकिन CAG किसी के अंडर में काम नहीं करता, वो स्वतंत्र अंग होता है ना, बिल्कुल फ्री होता है। अब आपको थोड़ा सा तथ्य दे देता हूँ कि अभी के जो CGA है ना, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटिंग जो केंद्र सरकार की हैं, वो है ये सोमा रॉय बर्मन, है ना, याद रखिएगा। ये अभी के हैं बिल्कुल, 2019 जो आप देख रहे हो ना, 2020-21 जो आप सुन रहे हो मुझसे, ये चल रहे हैं सोमा रॉय बर्मन, याद रखिए इनका नाम। और CAG कौन है भैया, CAG चल रहे हैं अपने राजीव महर्षि, ठीक है। और ये 13वें कैग है। तो पहले कौन थे, पहले थे नरहरि राव। बस इतना पॉइंट याद रख लो कि 13वें अभी राजीव महर्षि हैं और नरहरि राव जो है वो पहले थे। ठीक है दोस्तों, तो होप सो कि आपको इतना समझ में ये आया होगा। अच्छा, तो मैं कार्यों की बात कर रहा था, आपने ये समझ लिया। अब देखिए कार्यों में आगे चलते हैं। आपने डिफरेंस देख लिया। दूसरा कार्य क्या है, दूसरा कार्य ये है कैग का आर्टिकल 150 में के तहत ये है कि देखो होता क्या है कि भारत सरकार खर्चा तो करेगी, जो साल भर का है उसको खर्चा करना है, लेकिन उसका कुछ प्रारूप तो होना चाहिए ना, उसका कुछ ड्राफ्ट तो होना चाहिए ना। मतलब सरकार अपने पैसे खर्च किस तरह से करेगी, है ना, खर्चों को किस तरह से रखेगी, मतलब समझ रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ, कैसे क्या बात बोल रहा हूँ मैं। जैसे आप गए भैया किसी शॉप पे और वहाँ पर जो बिल मिला आपको, तो आपने देखा ना इस बिल का ये प्राइस, ये बिल आप सॉरी इस सामान का ये प्राइस, और ये सामान आपने 2 लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल टाइप का कुछ उनको भी प्रिपेयर करना होता है। भैया हम प्रारूप कैसे तैयार करें। आपने एक्सेल की शीट देखी होगी, है ना, जो जितनी भी शॉप्स होती हैं आप चले जाओ वहाँ पे, वो देखना सबके सब एक्सेल खोल के बैठे रहते हैं, उसी में वो प्राइस वगैरह कैलकुलेशन वगैरह कितने 2-3 क्या ले रहे हो सब फटाफट से कर लेते हैं और उसके प्रोडक्ट के वहाँ पे वो लिखे थे। तो ऐसा कुछ उनको भी तैयार करना था। तो ये काम भी किसका है, ये काम भी कैग का ही है। और ये आर्टिकल 150 में लिखा, मतलब लेखा का प्रारूप कैसे होगा, है ना, मतलब कैसे एक्सेल शीट बनाऊं और आइटम क्या लिख दूं, फिर उसके नीचे सब आइटम क्या लिख दूं, समझ पा रहे हो ना। ऐसे शीट बनाने का काम भी उनको है। लेकिन ध्यान सुनिए, बनाने का काम उनको दिया गया है और अपनी इस लेखा के प्रारूप को जो उन्होंने बनाया है ये किसको देंगे भैया, ये दे देंगे राष्ट्रपति को, है ना। और ना राष्ट्रपति जो है ना, ये सिफारिश कर देंगे राष्ट्रपति से कैग कि भैया ऐसा होना चाहिए प्रारूप, फिर राष्ट्रपति उसे निर्धारित कर देंगे। बात समझ में आई, यानी करते राष्ट्रपति हैं, बस सिफारिश और करने वाला जो मेन बंदा है वो कौन होता है, कैग होता है ना, कि ऐसा ऐसा करने से काम बन जाएगा। तो ये दूसरा कार्य हो गया भैया कि लेखा का प्रारूप भी बना रहे हैं। तीसरा कार्य क्या है इनका, तीसरा कार्य यह है कि अब जो रिपोर्ट, भाई मालूम है ना जांच की रिपोर्ट, है ना, अब जांच की रिपोर्ट जो इन्होंने दी है
ये आर्टिकल 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंप देंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति इस सौंपी हुई रिपोर्ट को संसद में रखने का कार्य करते हैं। देख रहे हो आप, है ना। तो इन्होंने लेखा का प्रारूप तैयार किया तो उसकी सिफारिश राष्ट्रपति से की। अगर इन्होंने जांच तैयार कर ली तो जांच भी राष्ट्रपति को देते हैं। तो आपको कभी पूछा जाए कि कैग अपनी जांच की रिपोर्ट किसे देता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को नहीं देते हैं, है ना, वो राष्ट्रपति को देते हैं। फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 151 के तहत उनको ये कहा गया है कि जो सौंपी गई है जांच की रिपोर्ट, उसको आप जो है, ये जो भी रिपोर्ट आपको सौंपी गई है कैग के द्वारा, उसे संसद में रखने का कार्य कीजिए। फिर उसे संसद में रख दिया। अब बात है कि ये कैग का है मामला, है ना, और संसद में रखने से मतलब क्या होता है, वहाँ तो लोकसभा और राज्यसभा के लोग हैं, है ना भैया। अब आपको मालूम है ना कि प्रिपेयर करने वाला, जांच करने वाला एक IAS अधिकारी है और हो सकता है उसका टेक्निकल लेवल बड़ा खतरनाक हो। तो अब ये जब रिपोर्ट वहाँ गई तो उसको समझने के लिए बहुत माथा चाहिए भैया, है ना। और लोकसभा राज्यसभा में कितने पढ़े लिखे लोग हैं नहीं है, और हैं भी तो उस फील्ड से हैं कि नहीं है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग समझ पाएँ। तो होता क्या है कि अब इनकी रिपोर्ट तो चली गई, तो अब देखिए जरा, जब संसद में रिपोर्ट जाती तो क्या होता है। संसद में जैसी रिपोर्ट जाती है दोस्तों, तो वहाँ पर बहुत सारी समितियाँ होती हैं भाई, क्योंकि कैग की रिपोर्ट को हम अच्छे से समझना है अगर, तो हमें कुछ इंटेलिजेंट लोगों की टीम बनानी पड़ेगी। तो वहाँ पर एक समिति बनाई जाती है जिसे कहा जाता है लोक लेखा समिति, और आपने सुना भी होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, है ना। तो जो कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति ने संसद में रखी, उस संसद ने उसे इस समिति को भेज दिया। ठीक है, इस समिति में होते हैं 22 लोग, 22 में से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो इनको मिला करके ये बनती है 22 मेंबर की कमेटी, जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि लोक लेखा समिति। तो ये कैग की रिपोर्ट की जांच करते हैं, समझ रहे हो ना। अब उसकी रिपोर्ट की भी जांच करने के लिए ये समिति बनी है संसद की। ठीक है भैया। अब ये समिति जब पढ़ने बैठती है तो कहीं कहीं इन्हें कोई शब्द नहीं समझ में आता, कोई बहुत टेक्निकल हो जाता है, तो इनके पास ये अधिकार है कि वो कैग को बुला लें। क्लियर है, कैग से समझ ले। जब कैग उन्हें समझा रहा होता है, इसीलिए तो कैग को कहा जाता है कि वो एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। याद रखिए, कैग के लिए लाइन लिखी गई है कि कैग ही फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। मतलब वो फिर बताता है समिति को कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, ऐसा करके। समझ में आया दोस्तों, है ना। तो होप सो दोस्तों कि आपको ये CAG वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।